हेलो बच्चों, मैं सुनीता एसटीएस विद्यापीठ से एसटीएस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम 5th क्लास में और विज्ञान यानी साइंस के सब्जेक्ट में सीखेंगे न्यू चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है पदार्थ। पदार्थ मीन्स मैटर। इंग्लिश में हम पदार्थ को क्या कहते हैं? मैटर। ओके, तो आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 13 के बारे में, यानी चैप्टर नंबर अध्याय 13 के बारे में, जिसका नाम है पदार्थ। पदार्थ मीन्स होता है मैटर। तो सबसे पहले पदार्थ में हम क्या जानेंगे? अणु के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे बच्चों? पदार्थ में हम सबसे पहले जानेंगे अणु के बारे में। वैसे पदार्थ होता क्या है? जो एक मोटी सी बड़ी सी चीज हम देखते हैं, जो खाने वाली चीजें होती है, पीने वाली चीजें होती हैं, तो वो हमारे सामने क्या है? एक कंप्लीट लेवल, मतलब कंप्लीट रूप में उपलब्ध होती है पूरे तरीके से। पर आप क्या ये जानते हैं कि उसके अंदर भी छोटे छोटे परमाणु तथा अणु होते हैं? पदार्थ कैसे बनता है? पदार्थ छोटे छोटे परमाणु तथा अणु से मिलकर के ही पदार्थ बनता है। तो आज हम इसी पदार्थ के बारे में जानेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे अणु के बारे में। अणु से भी छोटा एक पदार्थ जो होते हैं, इसके कण होते हैं। अणु से भी छोटा एक कण होता है जिसका नाम होता है परमाणु, जिसे हम कहते हैं परमाणु, जो कि सबसे छोटे कण होते हैं। और उनसे भी परमाणु में भी कई बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिनसे मिलकर के परमाणु भी बनता है। तो जो परमाणु से बड़ा होता है वो होता है अणु। ठीक है, अणु को हम क्या कहते हैं? एटम। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम। रेत या नमक के पाउडर का कोई छोटा कण आप ध्यान से देखिए, यह बहुत छोटा कण भी बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। जो रेत आप उठाते हो उसमें भी बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, जो कि आसानी से आपके हाथ से फिसल जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि वो छोटे छोटे कण भी उससे भी छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे कण से मिलकर के बना हुआ होता है? एक बड़े रूप में आपके सामने वो होता है। ये छोटे कण नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, यानी आप अपनी आंखों से अगर देखें तो वो आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। या जो उसका बड़ा रूप है वही हमें दिखाई देगा। इन्हें देखने के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। हम छोटे छोटे परमाणु, जीव जंतु, जीव यानी जो छोटे छोटे वायरसेस होते हैं या फिर अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, उनको देखने के लिए कौन सी मशीन, एक प्रकार की मशीन होती है जिसे हम देखते हैं, वो मशीन होती है माइक्रोस्कोप। क्या होती है? माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी, जिसमें हम सूक्ष्म कणों को देख सकते हैं, जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, ये सूक्ष्म कण ही अणु कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, सभी पदार्थों का निर्माण अणुओं से होता है। किसी भी एक पदार्थ के सारे अणु एक से होते हैं, किंतु भिन्न भिन्न पदार्थों के अणु भिन्न भिन्न होते हैं। रेत के सभी अणु एक से होते हैं, किंतु ये नमक के अणुओं से भिन्न होते हैं। यानी जो पदार्थ आप देखेंगे, उस पदार्थ के अणु सिर्फ अपने ही जैसे अणुओं के साथ क्रिया करते हैं, उनसे चिपके हुए रहते हैं। अगर उन्हें किसी और दूसरे पदार्थ से मिला दिया जाए तो वह उनके अणुओं से बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि जो पदार्थ होते हैं उनके अणुओं की भिन्नता सारे अलग अलग पदार्थों से भी अलग अलग होती है। सारे पदार्थों के अणु की जो विशेषताएं होती है, जो भिन्नताएं होती है, वो अलग अलग होती है। अगर हम उन्हें मिलाना भी चाहे तो भी वह अपने ही अणुओं से जुड़े हुए होते हैं, अपने ही अणुओं से मिलकर के प्रक्रिया करते हैं। सभी पदार्थों का निर्माण अणुओं से होता है। ठीक है, अणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। यानी जो चीजें हम खाते हैं, जिसकी विशेषताएं जानकर हम उन्हें खाते हैं, उनकी विशेषताएं अणुओं में ही होती है। उदाहरण के लिए चीनी का अणु सदैव मीठा अथवा नमक का अणु सदैव नमकीन होता है। आपने देखा होगा, चीनी का आप कोई भी टुकड़ा ले लीजिए, जो बड़ा टुकड़ा होता है या फिर जो छोटे से छोटा टुकड़ा होता है, उसे उठाकर खा लेते हैं तो वो मीठा ही लगेगा। और
जो नमक होता है उसके आप छोटे से छोटे कण को भी चख लेंगे वो नमकीन ही लगेगा। अगर आप इन दोनों को भी मिला दें तो उसमें से भी आप मिक्स किए हुए नमक और चीनी को खाएंगे तो मीठे चीनी का स्वाद मीठा भी आएगा और नमक का नमक जैसा नमकीन ही आएगा। वो दोनों एक साथ मिल करके कोई नया स्वाद पैदा नहीं करते हैं। अणु अपने को विभिन्न नमूनों में सजा लेते हैं। बर्फ के एक क्रिस्टल में लाखों अणु होते हैं। अब है सेकंड है अंतरा आणविक स्थान। मीन्स अंतरा आणविक स्थान क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। अंतरा आणविक स्थान मीन्स इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ये इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या है बच्चों? किसी भी पदार्थ के अणु एक दूसरे को छूते या चिपके हुए नहीं होते हैं। किन्हीं दो अणुओं के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, यानी किसी भी पदार्थ के अणु एक दूसरे से चिपके हुए नहीं होते हैं। जैसे चीनी का ही आप देख लीजिए, अगर उनके अणु हैं तो किसी भी पदार्थ के आप अणु ले लीजिए तो जो छोटे छोटे अणु होते हैं ना वो एक साथ चिपके नहीं होते हैं। वह अपने आकार में ही अपने स्थान में प्रक्रिया करते रहते हैं और दूसरे अणुओं से अलग ही रहते हैं, यानी ज्यादा दूर भी नहीं रहते, ज्यादा नजदीक भी नहीं रहते। वो बिना चिपके हुए कई सारे अणुओं से मिलकर के एक पदार्थ बनाते हैं। ठीक है। अणु परस्पर आकर्षण बल के कारण बंधे होते हैं। किन्हीं दो अणुओं के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, यह अंतरा आणविक स्थान कहलाता है। यानी जो अणु होते हैं, जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के पदार्थ बना हुआ होता है, इन अणुओं के बीच में भी स्पेस होता है, जगह होती है, बहुत थोड़ी थोड़ी जगह होती है जिनको हम देख नहीं सकते। और ये ही जो स्पेस होता है उनके बीच में उसे ही हम कहते हैं अंतरा आणविक स्थान, यानी इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। दो अणुओं के बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। जब नमक या चीनी को जल में घोला जाता है तो इनके अणुओं के बीच पाए जाने वाले अंतरा आणविक स्थान में जल समा जाता है। इस प्रकार चीनी या नमक को जल में घोलने पर उसका आयतन नहीं बढ़ता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताया जा रहा है कि नमक या चीनी को जब आप पानी में घोलते हैं तो इनके अणुओं के बीच ये जो है पानी में घुल तो जाते हैं, आपको दिखाई नहीं देते होंगे, आप कहते हैं कि ये पानी में घुल गया। तो उसमें प्रक्रिया असल में क्या होती है कि जो चीनी और नमक है उनके अणु के स्थानों के बीच में जो है पानी समा जाता है। जो उनके खाली स्थान होते हैं, अंतर आणविक स्थान होते हैं, उनमें पानी समा जाता है, जल जो होता है वो समा जाता है, जिसके कारण वो पानी में बहुत ही आसानी से घुलनशील हो जाते हैं। अब जैसे इसके आधार पे आप देख सकते हैं, हम एक उदाहरण ले सकते हैं कि एक जार में कांच की कुछ गोली आप रखिए और दूसरे जार में थोड़ी सी रेत रख लीजिए। जब दोनों को एक जार में हम डाल देते हैं तो रेत कांच की गोलियों के बीच के स्थान में समा जाता है, इसके आयतन में वृद्धि नहीं होती। अब जैसे एक दूसरा उदाहरण आप ले लीजिए, एक कांच की जो जार है उसमें आप कुछ गोलियां रख दीजिए और वो गोलियां जो है अपने आकार में गोल आकार में ही होती है, यहाँ तक कि जब वो एक के ऊपर एक रखी होती तो उनके बीच में भी स्पेस होता है क्योंकि वो अपने आकार से बदल नहीं सकती। और दूसरे जार में हम थोड़ा सा रेत रख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, उन दोनों को एक जार में मिक्स कर देंगे। ठीक है, एक ही जार में रख देंगे। तो इसमें क्या होता है, जो गोलियों का रिक्त स्थान है वहां पर रेत अपनी जगह ले लेती है, यानी रेत उस जगह में भर जाती है, जिससे क्या होता है इनके आयतन में वृद्धि नहीं होती है, यानी इनके अणु न बढ़ते हैं न घटते हैं। ये अपने ही आयतन में बने रहते हैं और ना ही वो उनसे मिक्स होते हैं, ना ही उनमें वो चिपकते हैं। ठीक है। अब है पदार्थ की अवस्थाएं। अब है पदार्थ की अवस्थाएं मीन्स स्टेट्स ऑफ मैटर्स। पदार्थ तीन अवस्थाओं ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में पाया जाता है। पदार्थ जो है ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में पाया जाता है।
आप जानते हैं पदार्थ तीन अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में अणु बहुत निकट होते हैं, इनके अणुओं का अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। इनके अणुओं का अंतराण्विक स्थान जो होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, वो बहुत ही कम होता है जो ठोस होते हैं। ये एक दूसरे को बहुत अधिक बल से आकर्षित करते हैं, जिसकी वजह से वो ठोस होते हैं। इसलिए ठोसों की आकृति या आयतन निश्चित होते हैं। द्रव में अणु ठोस की अपेक्षा कुछ दूर पाए जाते हैं। इनके अणुओं का अंतराण्विक स्थान ठोस से अधिक होता है। ये ठोस के अणुओं की अपेक्षा कम बल से एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे अभी हमने जाना ठोस के बारे में, तो ठोस में अणु बहुत निकट होते हैं, इनके अणुओं का अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। ये एक दूसरे को बहुत अधिक बल से आकर्षित करते हैं, इसलिए ठोसों की आकृति तथा आयतन निश्चित होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पर बनाया, जैसे एक आइसक्रीम कुल्फी जो होती है, आपको खानी बहुत पसंद है। जो आइसक्रीम कुल्फी होती है ठोस रूप में, जो बहुत देर के बाद पिघलती है, वो क्या होता है, पानी का ठोस रूप होता है। क्या होता है, एक द्रव का ठोस रूप होता है। अब पानी को ही हम तीनों अवस्थाओं में कैसे देख सकते हैं, ये है उसका जमाया हुआ ठोस रूप। इसमें क्या है, यह बर्फ है ना, अभी हमने जाना है बर्फ के एक टुकड़े में भी लाखों अणु होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अणुओं का सिचुएशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें अणु जो है एक दूसरे से मतलब बहुत ही ज्यादा संख्या में एक दूसरे के नजदीक है और एक दूसरे को आकर्षित ज्यादा बल से करके ठोस रूप में आ जाते हैं। यहाँ पर ज्यादा दूरी नहीं होती है इनके अंदर। जो ठोस रूप होता है उनके अणुओं के बीच में ज्यादा दूरी नहीं होती है, वो एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा बल से आकर्षित करते हैं और एक दूसरे के बगल में ही रहते हैं, जिनकी वजह से इनके बीच में कोई ज्यादा स्पेस नहीं होता है। ये हो गया जगह ठोस रूप। अब है द्रव में अणु ठोस की अपेक्षा कुछ दूर पाए जाते हैं। इनके अणुओं का अंतराण्विक स्थान ठोस से अधिक होता है। जैसे ये रहा, हमने यहाँ पर एक जार में पानी लिया है। यहाँ जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये एक जार है जिसमें पानी भरा हुआ है। अब इनके अणुओं का आप देख सकते हैं, ठोस के अणु से ज्यादा स्पेस इनके अणुओं के बीच में है, जो कि द्रव अवस्था में। जो नॉर्मल टेम्परेचर में जो पानी होता है, जो सामान्य तापमान पर पानी होता है, जल होता है, उनके अणु इस तरह से होते हैं, यानी कि ठोस के अणुओं के जो अंतराण्विक स्पेस जो स्थान होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, उससे ज्यादा स्पेस द्रव में होता है। इनसे ज्यादा स्पेस इसमें होता है, यानी स्थान जो रिक्त स्थान होता है इनमें ज्यादा होता है द्रव में। ठीक है, तो ये द्रव के अणु हो गए जो मीडियम लेवल पर एक दूसरे के अगल बगल में होते हैं, ज्यादा इनसे ज्यादा स्पेस इसमें होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी होता है द्रव की अवस्था में। इसलिए ये ऊपर से नीचे तल की ओर बढ़ सकते हैं। इनकी आकृति अनिश्चित होती है, ये जिस बर्तन में भी डाले जाते हैं उसकी आकृति ग्रहण कर लेते हैं, परंतु इनका आयतन निश्चित होता है। यानी द्रव को आप किसी भी बर्तन में, किसी भी चीज में आप रख देंगे, वह उसी रूप में आ जाएगी, पर इनका आयतन ना बढ़ता है ना घटता है। ठीक है, अब आता है गैस के अणु। गैस के अणु बहुत दूर दूर तक पाए जाते हैं, बहुत दूर दूर तक पाए जाते हैं। इनके अणुओं का अंतराण्विक स्थान बहुत अधिक होता है। ये एक दूसरे को बहुत कम बल से आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि इनकी आकृति तथा आकार अनिश्चित होता है। जैसे जब हम उस जल को गर्म करते हैं अधिक तापमान पे, यानी किसी भी तापमान पे अगर आप गर्म करेंगे, तो यह जब ज्यादा गर्म हो जाती है तो जल से क्या है, भाप बनने लगता है कि नहीं? जल से भाप बनने लगता है, जो कि गैस की अवस्था में बाहर आकर के ऊपर उड़ जाता है। यानी जो जल है उसे गर्म करने पर उसके अणु जो होते हैं वह बहुत ज्यादा दूरी बना लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठोस के अणु जो है बहुत ही नजदीक है। द्रव के जो सामान्य तापमान पर है वह क्या है, थोड़े मध्यम स्थान में है, यानी कि ज्यादा स्पेस नहीं है, पर सबसे ज्यादा स्पेस क्या है,
गैसीय अवस्था में हो जाता है। अब जो इस जल के अणु होते हैं वो ज्यादा दूर हो जाते हैं अधिक तापमान पे गर्म हो जाने पे, जब वो गैसीय अवस्था में आते हैं, यानी उनके अणुओं का स्पेस कब बढ़ता है, जब वो गर्म किए जाते हैं, तब उनका बल उसमें कम होता है, वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाते हैं और बहुत ही ज्यादा दूरी पर एक दूसरे से चले जाते हैं। ये एक दूसरे को कम बल से आकर्षित करते हैं, यानी जब गर्म किया जाता है और जल जो है गैसीय अवस्था में भाप बन करके उड़ने लगता है तो इनके अणुओं के बीच में बल कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाते हैं और बहुत ही ज्यादा दूरी यानी अंतर आणविक स्थान जो है बनाने लगते हैं और एक दूसरे से बहुत दूरी पर मौजूद हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आकृति व आयतन में अनिश्चित होने के कारण गैस दिए गए पूरे क्षेत्र में फैल सकती है, चाहे वह क्षेत्र छोटा हो या बड़ा। खुशबूदार तेल या इत्र की बोतल खोलने से उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, जो पदार्थ होता है उसका 3 उदाहरण हमने दिया। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। जहां पर हम देख सकते हैं जल को जब ठोस अवस्था में फ्रीजर में रख करके फ्रीज में रख करके जब उसे ठोस अवस्था में बनाया जाता है तो उनके अणु क्या होते हैं, एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए होते हैं, यानी बहुत ही ज्यादा नजदीक होते हैं और वो एक दूसरे को ज्यादा बल से आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब जब वो जल सामान्य तापमान पर आता है तो इनके अणु जो है सामान्य दूरी बना लेते हैं, यानी ना ज्यादा चिपके होते हैं ना ज्यादा फैले होते हैं, सामान्य दूरी पर होते हैं। फिर जब उसी जल को हम ज्यादा तापमान पर जलाते हैं तो उसमें से वो जल भाप बन करके उड़ने लगता है और ज्यादा तापमान पाने से इसके अणु जो है कम बल लगा पाते हैं और एक दूसरे को आकर्षित उतना नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनके अणु जो है ज्यादा दूरी पर आ जाते हैं, ज्यादा स्पेस बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने अभी जाना है स्टेट्स ऑफ मैटर्स के बारे में। अब हम जानेंगे पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। जो पदार्थ होता है उसकी अवस्था परिवर्तन यानी चेंज ऑफ स्टेट इन मैटर। ओके, तो इसमें हम जानते हैं पदार्थ के तापक्रम में परिवर्तन करने से वह अपनी अवस्था बदल देता है। बर्फ के अणुओं को गर्मी मिलने से उन्हें अधिक स्वतंत्र होने के लिए ऊर्जा मिल जाती है। इससे अणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान में भी वृद्धि हो जाती है, फलस्वरूप वह द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमने देखा यह जल का ठोस रूप है, फिर जब हम इसे सामान्य तापमान पर या फिर इसे जब गर्मी मिलती है तो ये क्या होता है, द्रव में बदल जाता है। जो उसका ठोस रूप है वह द्रव में बदल जाता है, यानी वो पिघल करके अपनी अवस्था में आ जाता है। जल को अधिक गर्म करने पर उसके अणुओं को स्वतंत्र होने के लिए और अधिक ऊर्जा मिल जाती है, वे पूरी स्वतंत्रता से इधर उधर घूमने लगता है। फलस्वरूप ये जल वाष्प गैस में बदल जाते हैं। किसी पदार्थ को ठंडा करने पर वह गैस जल वाष्प से द्रव जल में बदल सकता है। किसी पदार्थ को ठंडा करने पर वह गैस से द्रव में बदल जाता है और अधिक ठंडा करने पर वह ठोस यानी बर्फ में बदल जाता है। जब हम पानी लेते हैं तो आप एक बर्तन में, मान लीजिए आपने एक बर्तन में पानी लिया है, आप उसे जब गर्म करेंगे और उससे कुछ देर बाद जब उसमें भाप बनने लगेगी तो उसी अवस्था को आप जारी रहने देंगे अगर कुछ समय के लिए, तो आप पाएंगे कि जो पानी जितने आयतन में आपने पहले रखा था गर्म करने से पहले और भाप बनने के बाद जब आप उसका आयतन कुछ देर के बाद नापेंगे तो आपको उसके आयतन में कमी नजर आएगी, क्योंकि जो द्रव होता है वह गर्मी पाने पर यानी गर्म होने पर गैसीय अवस्था में जलवाष्प बन करके उड़ जाता है, जिससे उसके आयतन में कमी आ जाती है। उसके अणु जो है गैसीय अवस्था में बदल करके स्वतंत्र रूप से जलवाष्प बन करके हवा में फैल जाते हैं। उसके बाद जब हम उसे अधिक ठंडा करते हैं यानी फ्रीजर में रखते हैं तो उसके अणु जो है एक दूसरे से ज्यादा आकर्षित होते हैं, उनमें ज्यादा बल हो जाता है, वो एक दूसरे से यानी नजदीक हो जाते हैं।
और यह इस ठोस रूप में आ जाते हैं ज़्यादा गर्म करने पर और सामान्य तापमान पर वह नॉर्मल पानी की तरह यानी जल के अवस्था में आ जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए हमने क्या जाना है, पदार्थ की कुछ जो जरूरी बातें हमने जानी है, आप इसे जरूर अच्छे से पढ़ेंगे और इन जानकारियों को समझेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।